Assalamu alaikum students. Welcome to the revision class of chapter number 5 which is D block elements. आज हम चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम कहते हैं इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। याद रहे ये रिवीजन क्लास है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हम इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको पहली दफ़ा भी पढ़ना है तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसको हम डिटेल में स्टडी करें। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, तो पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए डी ऑर्बिटल होता क्या है। फॉर एग्जांपल आपने अगर फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 याद किया हुआ हो तो उसमें आपको एस पी डी और एफ 4 ऑर्बिटल सिखाए गए थे। यहाँ पर भी आपके चैप्टर 1 में ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो डी ऑर्बिटल आपको पता है उसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर इस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद आपने पढ़ा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर अब आप डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्शली फिल्ड होने की वजह से, अब चाहे आप बात करें उनकी ग्राउंड स्टेट ऑफ फ्री एटम या उनका कोई आयन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रांजिशन मेटल है जिंक, अब ये फ्री स्टेट में हो यानी कि एटॉमिक स्टेट में हो या आयनिक स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, तो इसका डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होता है। इसी तरीके से और भी आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो ग्राउंड स्टेट में फ्री एटॉमिक स्टेट में हो या वो आयनिक स्टेट में हो, उनका डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होगा अगर, तो उनको उन तमाम एलिमेंट्स को हम कहेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ट्रांजिशन वर्ड क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशनल होती हैं बिटवीन हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो कि आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी ऑल्सो रिजेंबल्स विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि आपके ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और अब तक आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर ये दोनों ही टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको पता है दोनों की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इनके दरमियान में होती है, यानी कि वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हाईली रिएक्टिव और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उनसे भी रिजेंबल कर रही होती है इनकी प्रॉपर्टी, और आपके पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि आपके ज़्यादातर गैसेस होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं और उनके अंदर कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, तो उनसे भी ये रिजेंबल करते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट जिस तरह मैंने कहा सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब उनका जो एफ ऑर्बिटल है ये पार्शली फिल्ड होगा, और ये आपके पीरियोडिक टेबल में जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स एफ ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड करते हैं। तो बहरहाल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपने चैप्टर 1 में भी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, आपको पता है कि एफ और डी ऑर्बिटल्स या एफ और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि शुरू के आपकी सीरीज़ के हैं, शुरू के 10 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखें तो आपके पास यहाँ पर 3b से स्टार्ट हो रहा है और 2b जिसके अंदर 8b के अंदर 3 कॉलम्स आ रहे हैं, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसी तरीके से आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज़ आती है। ये सारे एलिमेंट्स आपके डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब चलते हैं वापस आपके चैप्टर की तरफ। यहाँ पर आपके पास कैंडियम से जिंक तक 10 एलिमेंट हैं, फिर वाइट्रियम से कैडमियम तक एंड सो ऑन, ये सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं ऑफ डी ब्लॉक। इसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आपके पास हैं, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम, और ये आपके पास एक्टिनम टू लॉरेंशियम, ये सारे आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड की सीरीज़ के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। और कभी कभार हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है अकरेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन पाकिस्तान, ये आपने खुद पढ़ना है। इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि कौन सा आपका मेटल कहाँ से मिलेगा। ज़ाहिर है आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर मेटल हैं,
तो ये आपके पास लोकेशन बताई हुई है कि आपके पास आयरन का ओर कहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट जगहों पर कौन कौन से मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो इधर लिखा हुआ है, ये आपका काम है पढ़ना। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से होती है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये काम आपने फर्स्ट ईयर में सीखा था और चैप्टर 1 में भी आपने इसको देखा है। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, और एटॉमिक नंबर का मतलब ये कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 21 होंगे। तो 21 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से होती है कि पहले s ऑर्बिटल फिल होता है, फिर p ऑर्बिटल, इस तरीके से आप यहाँ पर फिल करते हैं और आपके पास एंड में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब हम पहले हमेशा 4s ऑर्बिटल को फिल करते हैं, उसके बाद d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल को फिल करते हैं। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एक ये चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर आपके पास ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पहले आएगा। तो पहले आपके पास 1s ऑर्बिट में आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, उसके बाद 4s में आएगा और फिर 3d के अंदर फिल होना शुरू होगा। 3d के बाद 4p को फिल करेगा। तो ये तरीक़ेकार था आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने का। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले आपके पास यहाँ तक 1s से लेके 3p6 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे जो कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद बकिया 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s2 यानी कि आपके s ऑर्बिटल को फिल करेंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आपके पास d ऑर्बिटल में आएगा। इसी तरीके से सिमिलरली आपके पास टाइटेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 22 यानी इलेक्ट्रॉन्स 22 हैं, तो आपके पास यही सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और जो लास्ट का आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो d ऑर्बिटल में आएगा। इसी तरीके से आपके पास वेनेडियम है, क्रोमियम है और मैग्नीस है। अब इन दोनों में क्रोमियम और मैग्नीस में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि आपके पास एक रूल है जिसको आप हुंड्स रूल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होना शुरू होंगे। आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो आपका 4s2 होगा और फिर आपके पास 3d4 होगा। लेकिन क्योंकि आपका जो d ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और फिर उसके बाद आपके पास अब 5 के बजाय यहाँ पर 4 फिल हो रहे होंगे, एक की जगह खाली है। तो क्या होगा, ये जो 2 कम्प्लीटली फिल्ड थे, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड थे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल आपके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि वो सिंगली रहे, वो किसी के साथ पेयर ना बनाए। तो अगर एक जगह खाली है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर बनाने के बजाय सिंगल रहना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीस में देखें तो यहाँ पर भी d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। असूलन यहाँ पर 2 पहले फिल होने चाहिए थे, फिर बकिया 4 इधर आने चाहिए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करके दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी होगी और यहाँ पर भी आपके कॉपर और जिंक में सेम वही कंडीशन आएगी कि आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा और उसके बाद देखेगा कि अगर मेरे पास d ऑर्बिटल में लेट सपोज पूरे पेयर्स बन रहे हैं, आपके पास यहाँ पर d ऑर्बिटल में अगर मैं पेयरिंग करूँ तो आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खाली है और s ऑर्बिटल में आपके पास पेयर बना हुआ है। तो क्या होगा, आपके s ऑर्बिटल की एनर्जी क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो अपनी तरफ से वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देगा और ख़ुद अकेला एक हो जाएगा, बजाय इसके कि आपके पास वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके अपने आप को पेयर बनाए, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है और अपना ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड कर देता है, यानी कि सेक्रीफाइस कर देता है और d ऑर्बिटल को कंप्लीट कर देता है। तो यही सेम आपकी कंडीशन होती है ऊपर जो हमने डिस्कस किया मैग्नीज और क्रोमियम में। यही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं इस पूरे पैराग्राफ में, तो आप इसको खुद देख लीजिएगा। अब अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल इनका ऑलमोस्ट सेम ही है। सबके अंदर s ऑर्बिटल में एक या 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो s ऑर्बिटल इनका 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी हुई है। तो आउटर मोस्ट शेल जो इनके पास है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। इस वजह से इनके पास जो प्रॉपर्टी है
वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, और इसी वजह से आपके तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादातर मेटल्स हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर टेबल में आपको डिफाइन की हुई हैं, डिस्क्राइब की हुई हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक रेडियाई क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या है, यही सारी इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका एटॉमिक साइज़ या कोवलेंट रेडियाई क्या होगा। तो अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, यानी फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक देखते हैं, तो इनका एटॉमिक या कोवलेंट रेडियाई दोनों एक ही बातें हैं। ये डिक्रीज़ होता है अप टू सम एक्सटेंट। आपके पास जैसे ही एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज़ होगा, इनका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा। अब इसकी वजह क्या है, आपके पास यहाँ पर कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है इनके न्यूक्लियर चार्ज में, इनके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो सेम ही हैं। आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन जो शेल है वो सेम ही है, जिसकी वजह से आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस ये इंक्रीज़ हो रही है, ये बढ़ रही है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ज़ाहिर है आपका जो साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इस वजह से आपके ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। ये तो बात थी इनके साइज़ के ऊपर। अब बात करते हैं इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि इनका अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन आयन क्या है। तो जैसे कि आपको पता है आयनाइजेशन पोटेंशियल हम कहते हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। तो आपके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये आपकी प्रॉपर्टी रखते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनकी जो वैल्यू है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वो भी इनके दरमियान ही होगी। अब जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2A के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो ये लेस रिएक्टिव हैं, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज कम्पेयर टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ये इंटरमीडिएट है बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये आइदर आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, डिपेंड करता है किस कंडीशन में। अगर हमारे पास कंपाउंड आयनिक फॉर्म कर रहा है, यानी आयनिक प्रोडक्ट बन रहा है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, तो उसमें एक रीज़न ये होता है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, और अगर वो कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है तो एक कंडीशन ये होती है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। तो ये आपका टॉपिक था आयनाइजेशन पोटेंशियल का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब क्योंकि हम इधर बात कर रहे हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स की, यानी कि शुरू के 10 एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एक्सेप्ट जिंक। जिंक में क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट है और आपके पास यहाँ पर इनका एटॉमिक साइज बहुत छोटा है। इस वजह से आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान बिकॉज ऑफ हाई एटॉमिक अट्रैक्शन, ज़्यादा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से आपके पास इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और क्योंकि हम बात कर रहे थे फर्स्ट सीरीज़ की, तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट ज़्यादा हार्ड हैं और इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक खूबी है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि वैलेंसी वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब इनकी मर्जी होती है ये जितने चाहें इलेक्ट्रॉन निकाल लें अपने अंदर से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो वेरिएशन है एस और डी ऑर्बिटल में, वो एनर्जी डिफरेंस बहुत थोड़ा है। आपके पास 3D और 4s ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी डिफरेंस ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपके पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने डी ऑर्बिटल से निकाल के डोनेट कर देते हैं। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो 3D के साथ साथ 4s के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक टेबल में सारी डिटेल्स बताई हुई हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स का क्या है। मैक्सिमम जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है इनका वो +7 तक है। वजह उसकी है कि उनका s और d ऑर्बिटल के तमाम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपके पास मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जिसके d ऑर्बिटल में 5 और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने सातों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत रखता है। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं, कलर। कलर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये बेसिकली आपके ट्रांजिशन कंपाउंड्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे कलर्ड होते हैं एक्सेप्ट जिंक जिसका कलर वाइट होता है। अब ये कलर किस तरीके से इनका होता है उसके लिए एक थ्योरी है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से इन कॉम्प्लेक्स आयन का कलर डिफाइन होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपकी बॉन्डिंग है बिटवीन लिगेंड्स एंड अ मेटल आयन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। लिगेंड आप कहते हैं जिस तरह आपका कैटाइन और एनाइन दो डिफरेंट आपके सब्सटेंसेस हैं। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट फॉर एग्जांपल सोडियम और एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज एलिमेंट फॉर एग्जांपल क्लोरीन। तो ये जिस तरीके से एनाइन है उसी तरीके से आपके पास लिगेंड्स होते हैं फॉर अ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स आयन। अब जो लिगेंड्स हैं यानी आपके एनाइंस हैं ये मेटल आयन के गिर्द सराउंडेड किए हुए होते हैं और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करते हैं अराउंड इट्स डी ऑर्बिटल। इससे होता क्या है, आपके पास जो डी ऑर्बिटल है उसको 5 हिस्सों में ये तकसीम कर देता है और उसे 2 सेट्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इसको ब्रेक करता है। एक आपके पास कहलाता है हायर एनर्जी और दूसरा आपका कहलाता है लोअर एनर्जी पेयर। तो एक पेयर है, दूसरा ट्रायो है, यानी कि आपके पास 5 में से 3 ऑर्बिटल अलग हो गए, सब ऑर्बिटल इसको कहते हैं, और आपके बकिया 2 अलग हो गए। ये जो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं इसको आप Eg से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपके पास लोअर एनर्जी के ट्रायो है यानी कि आपके पास डी जनरेटेड 5 डी ऑर्बिटल्स में से 3 जो अलग हो गए उसको आप T2G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास डेल्टा O है, ये जो आपके पास एनर्जी डिफरेंस है, ये अगर बराबर हो जाए, इक्विवेलेंट हो वेवलेंथ के इन द विजिबल रीजन, तो जिस लाइट की वेवलेंथ के ये बराबर होगा वो लाइट आपके पास यहाँ पर शो हो रही होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एब्जॉर्ब करता है, आप सबको पता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसके अंदर जो भी कलर होता है अगर वो एब्जॉर्ब हो जाए तो वो कलर नज़र नहीं आता, बाकी कलर उसमें से कोई नज़र आ रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल कभी एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करेगा फ्रॉम लोअर एनर्जी सेट टू हायर एनर्जी सेट आपके डी ऑर्बिटल के अंदर, तो इसको करने में आपके पास जो वेवलेंथ के कुछ कंपोनेंट होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइट लाइट के, वो रिमूव हो जाएंगे और जो बकिया रिमेनिंग कंपोनेंट्स होंगे उस वेवलेंथ के, जो कि आपकी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी यानी कि ट्रांसमिट हो रही होगी और जो आपका कलर है वो आपको नज़र आ रहा होगा। एक्चुअल में वाइट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वाइट लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें से जो कंपोनेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे वो रिफ्लेक्ट होकर हमें नज़र आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया है कि कॉपर आपके पास आयन एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को, इस वजह से वो आपको ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, हालांकि वो एब्जॉर्ब रेड लाइट को कर रहा है। अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो रेड लाइट नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब होती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, वो आपके पास बाहर नज़र नहीं आ रही होती। तो ये पूरी आपके पास साइंस थी आपके कलर की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब जितने भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें से ज़्यादातर कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि दे आर अट्रैक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप किसी फॉर एग्जांपल आयरन की चीज़ लें उसके सामने मैग्नेट रख दें तो आयरन मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होता है, चिपक जाता है। और ये जो आपके पास फिनोमेना है पैरामैग्नेटिज्म का, ये जनरली कॉज करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। आपके जो एटम्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के उसके अंदर डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास पेयर में नहीं है, ज़्यादातर पेयर में नहीं है, लेकिन जो पेयर में है भी तो आपके पास ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और पेयर में ना होने की वजह से, अब चाहे वो आयन फॉर्मेशन में हो या आपके एटॉमिक स्टेट में हो, उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन होने की वजह से आपके पास मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे फेरोमैग्नेटिक हैं। फेरोमैग्नेटिक का मतलब कि ये मैग्नेटाइज्ड किए जा सकते हैं। इनको आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी देके, इलेक्ट्रिक करंट देके, एक आपने बचपन में सीखा होगा कि एक कील आप लेते हैं, उसके इर्द गिर्द आप वायरिंग कर देते हैं, आप वायर का लूप लगा देते हैं और फिर उस वायर को आप सेल के साथ लगा के उसको मैग्नेटाइज करते हैं। तो ये आपने बचपन में अगर साइंस में कभी पढ़ा हो तो ये काम किया होगा। आप एक कील के ऊपर तार को लपेट के सेल लगाते हैं तो आपके पास वो एक मैग्नेटिक बन जाता है, यानी कि मैग्नेट फॉर्म हो जाता है और वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दूसरे एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बहरहाल इसकी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स ये ज़्यादातर कैटलिस्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कैटलिस्ट आप कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता,
आपके पास इटसेल्फ कंज्यूम नहीं होता, लेकिन ये एक्सीलरेट कर देता है या रिटार्ड स्लो डाउन कर देता है आपके प्रोसेस को। तो कैटलिस्ट इटसेल्फ कंज्यूम नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, लेकिन वो वहाँ पर एक्टिव पार्ट ले रहा होता है टू प्रोसीड द रिएक्शन। आपके रिएक्शन को प्रोसीड, अब आगे आपको उसको बढ़ाना है, उसकी स्पीड को या कम करना है, उसके लिए आप कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको आप एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अब चाहे वो आपके पास कोई भी कैटलिस्ट हो, वो क्या करेगा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के देगा जो कि आपको प्रोवाइड करता है सूटेबल सरफेस एरिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं और उसे आपने किसी रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जिसमें गैस इन्वॉल्व है, तो गैस वहाँ पर एब्जॉर्ब होगी और एक सूटेबल सरफेस एरिया गैस को मिल जाता है ताकि वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होकर थोड़ी देर रेस्ट करके रिएक्शन करके फिर एस्केप कर जाए। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर निकल एक कैटलिस्ट है जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आयरन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपके पास कन्वर्ट करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल आप करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल, जिसको आप नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या कि आपके पास यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि एक इनडेफिनेट स्ट्रक्चर शो करते हैं, आपके पास इनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता और कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये लोग नहीं होते, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल या नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब नॉन स्टिचोमेट्रिक का मतलब, स्टिचोमेट्री आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर के अंदर, इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास रिएक्शन हो रहा है तो आपका कौन सा एलिमेंट किधर जा रहा है और उसके क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या उसका मास है, वॉल्यूम है वगैरह, वो सारे स्टिचोमेट्री में आता है। नॉन स्टिचोमेट्री का मतलब ये कि आपके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और इसके अलावा उनके अंदर जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिफेक्ट होता है, उसके अंदर जगह होती है ज़्यादा। अगर मैं छोटे एलिमेंट्स की बात करूं जैसे कि हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह, ये उस स्ट्रक्चर में जाते हैं और वहाँ पर जो वॉइड स्पेसेस होती हैं, होल्स होते हैं, उस क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर जाके ये अपने आप की जगह बना लेते हैं, रिजाइड कर लेते हैं। तो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं छोटे साइज़ के, ये बड़े एलिमेंट के अंदर जहाँ इनको जगह नज़र आती है वहाँ पर ये अपनी जगह बनाते हैं, और वहाँ पर जगह बनाने से वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। इस वजह से वहाँ पर कोई स्टिचोमेट्रिक कंपोजिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम आपके पास एक एलिमेंट है, बड़ा होता है साइज में, और हाइड्रोजन उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हाइड्रोजन वहाँ पर जाके रिजाइड कर लेता है, वहाँ पे जगह अपनी बना लेता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 1.73 कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है हाइड्रोजन की, ये एक आपके पास कलेक्टिव वैल्यू है कि पूरे टाइटेनियम में आपको जो प्रोपोर्शन मिलेगा हाइड्रोजन का 1.73 टाइम होगा कि ये जो छोटी छोटे होल्स से जगह थी स्ट्रक्चर के अंदर, लूप होल्स से, वहाँ पर ये हाइड्रोजन जाके रुक गया। इसके अलावा आपके पास एलॉयज़ हैं। एलॉयज़ आप उन सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन हो जाएं। ये आपके पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल एक ब्रास है विच इज़ द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज है जो कि कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर बना होता है। तो ये सारे आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपस में कंबाइन किए गए हैं, ज़बरदस्ती इनको हमने मिक्स किया है, इनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो जहाँ पर रिएक्शन नहीं होता वहाँ पर आप कहते हैं कि ये नॉन स्टिचोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म करते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्सेस। वजह उसकी ये है कि आपके पास जो एस पी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हैं, यानी कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके पास जो प्रॉपर्टी रखते हैं उसके दरमियान में इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। अब वजह उसकी क्या है, आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये छोटे हैं, स्मॉल साइज रखते हैं, हाईली चार्ज हैं, और ये आयंस जो बनाएंगे वो हाई चार्ज आयन बनाते हैं। इनका जो डी ऑर्बिटल है ये वैकेंट होता है, खाली होता है। अब ये जो डी ऑर्बिटल खाली होता है उसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम से, आयंस या मॉलिक्यूल्स, और ये जो आपके दूसरे एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं ये कहलाते हैं लीगेंड्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास फेरोसाइनाइड एक आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन है। ये क्या करता है, आपके 6 साइनाइड आयंस को अपने साथ अटैच करता है
और उनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्सेप्ट करता है। और जो सेंट्रल एलिमेंट्स है ये इटसेल्फ आपका फेरस यानी कि आयरन होता है। फेरस आयन आपको पता है +2 वैलेंसी रखता है अपने अंदर, लेकिन ये जो आयरन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है। तो 6 साइनाइड आयन से ये इनका एक एक लोन पेयर लेगा और खुद आपके एक कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा। ये आपके पास कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन नज़र आ रहा होता है। तो कॉम्प्लेक्स आयन भी बनाते हैं, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी है कि इनका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरह से बनता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब जिस तरह ऊपर वाली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, तो जितने भी कंपाउंड्स जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मौजूद होता है और उनके अंदर सेंट्रल एलिमेंट मेटल एटम होता है या मेटल का आयन होता है, और वो मेटल का एटम या आयन सराउंडेड होता है बाय अ नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लिगेंड्स भी कहते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स को आप कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। अब जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है वो हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादातर होता है। आपके पास ये जितने भी सेंट्रल एटम हैं ये बाउंडेड होते हैं बाय लिगेंड्स। तो आपका जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं अगर वो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सराउंडेड हैं तो उनको हम कहेंगे, उन नंबर को कहेंगे कि इनका ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डाई अमाइन क्यूप्रस आयन है, ये आपके पास इस तरीके से। इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम करना हो तो मैं देखूंगा कि सेंट्रल एटम जो कि मेरा क्यूप्रस आयन है, कॉपर है, उसके इर्द गिर्द कितने लीगेंड्स हैं। अब यहाँ लीगेंड अमोनिया है और जो कि अमोनिया 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, तो ये 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद क्यूप्रस आयंस और इस वजह से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2। ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, कभी कभार सवाल भी आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स जिनको हम लिगेंड्स भी कहते हैं, इनको ज़्यादातर हम कहते हैं कि ये लुईस बेसिस हैं। आपने अगर एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आता है, तो वही आपके पास यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है लुईस बेसिस का। अब यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स यानी कि लिगेंड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 2 ग्रुप्स आपके पास हैं। पहला मोनो, जिसको आप यूनिडेंटेट भी कहते हैं, इसके अंदर आपके पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग एटम होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाटर है, अमोनिया है, साइनाइड और इसी तरीके से दीगर हैं हैलाइड्स वगैरह। और दूसरा आपका जो ग्रुप है उसे आप कहते हैं पॉली या मल्टीडेंटेट। उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनर होते हैं। अगर आप ऊपर मोनो या यूनिडेंटेट देखें तो उसके अंदर या तो न्यूट्रल एलिमेंट्स हैं या आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनर होता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जितने भी पॉलीडेंटेट है उसके अंदर न्यूट्रल हो, लेकिन आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनेशन हो रही होती है। तो इस तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आप लिगेंड्स में शामिल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको कुछ लिगेंड्स बताए हुए हैं मल्टी और यूनिडेंटेट के बारे में। आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलेट आयन है या इथाइलिन डाइअमाइन है, ये सारे के सारे बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट हैं, बेसिकली पॉलीडेंटेट की एग्जाम्पल है। और आपके पास डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन जो कि ये गिवन है, या आपके पास इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट जिसकी शॉर्ट फॉर्म EDTA है, ये आपका गिवन है। ये आयंस आपके पास एग्जांपल हैं हेक्साडेंटेट के। इनके पास हेक्सा मतलब 6 आपके इलेक्ट्रॉनिक पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी है। तो पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट को आप कहते हैं चिलेटिंग एजेंट। आपके पास जितने भी पॉली या मल्टीडेंटेट हैं इनको आप ऑल्सो कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट। और ये जो चिलेटिंग एजेंट हैं आपके ऑन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल एटम, ये फॉर्म करते हैं एक रिंग स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं चिलेट। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है क्रैब क्लॉ, यानी कि केकड़े का क्लॉ आपने देखा होगा, पंजा देखा होगा, तो ये उस तरह की इसकी कोई रिजेम्बलेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास निकल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ये आपके पास एक सब्सटेंस है और आपका पॉली या मल्टीडेंटेट इसकी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब तक हम जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात कर रहे थे इनका नाम कैसे रखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आपने पढ़ी अगर हो या आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके पास IUPAC नेम एक सिस्टम है। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक आपके पास इदारा है जिसने नेम किस तरह से करना है उसके एक पूरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाए हुए। तो ये सारी डिटेल हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग सिस्टम,
आपके पास कोई भी सिंपल आयनिक कंपाउंड की बात करें तो पहले नाम कैटाइन का लिखा जाता है, फिर उसके बाद एनाइन का लिखा जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन की नेम करते वक्त आप क्या करते हैं, जो नेगेटिव लिगेंड है इसका नाम पहले लिखते हैं और फिर आप न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखते हैं और फाइनली आप मेटल का नाम लिखते हैं। और जो आपके पास प्रीफिक्सेस हैं जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वगैरह, ये प्रीफिक्स आप इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऑर्गेनिक लिगेंड आ जाए तो वहाँ पर आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये आपके पास इसके प्रीफिक्सेस हैं और इन्हें आप इस्तेमाल करते हैं विद द नेम ऑफ लिगेंड्स जब आपके पास वो लिगेंड जो कि सेम है एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए आपके कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। इसके अलावा आपके पास जो एनाइनिक लिगेंड होता है ये इनका नाम हम मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड सो ऑन, ये सारे नाम इस तरीके से आपने रखें। इसके अलावा जो आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है उसका नाम यूजुअली ऐसे ही रहता है, अनचेंज रहता है, सिवाय दो एक्सेप्शन के, विच इज़ वाटर एंड अमोनिया। वाटर को आप एक्वो कहते हैं और अमोनिया को आप अमाइन कहते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास जो मेटल आयन है जो चार्ज्ड होता है उसको आप इंडिकेट करते हैं बाय रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 लिखी गई है, ये आप उसके नाम के साथ लिखते हैं। अब अगर हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटाइन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ रहा है मेटल, तो आपके पास जो सेंट्रल मेटल आयन है उसे आप इंग्लिश के नेम से ही लिखेंगे और साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे उसी रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू में। ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट को कहते हैं, उसमें लिखेंगे, जैसे कि निकल 0 न्यूट्रल है तो 0, आयरन 2 यानी कि पॉजिटिव आपके पास वैलेंसी है +2, कॉपर के ऊपर +1 है तो इसलिए ब्रैकेट में 1 आपने न्यूमेरिक वैल्यू से लिखा है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके पास जो है वो एनाइनिक है, कॉम्प्लेक्स आयन आपका एनाइनिक वैल्यू रखता है, तो आपके पास जो सफिक्स है वो 8 उसमें ऐड हो जाएगा और आपका जो लैटिन नेम है वो इस्तेमाल किया जाएगा मेटल का। फॉर एग्जांपल कॉपर है तो क्यूपरेट, आयरन है तो फेरेट, इसी तरीके से स्टेनेट एक्सेट्रा, ये आपके पास लिखे जाएंगे नाम कुछ इस तरीके से। और जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आप दोबारा उसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर रोमन न्यूमेरिक वैल्यू में लिखेंगे। तो ये कुछ रूल थे IUPAC रूल्स जो कि आप फॉलो करते हैं फॉर द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, कुछ आपके पास नाम गिवन है। तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर इसका नाम है हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। किस तरीके से, आपने सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, आपके पास ये NH3 अमाइन ग्रुप है, 6 हैं, और इसके ऊपर आपके पास टोटल क्या वैलेंसी होगी, क्लोरीन 3 है, तो एक क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, 3 क्लोरीन की वैलेंसी -3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्योंकि ये ओवरऑल इफेक्ट, इसका ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इसका मतलब ये कि इसके ऊपर चार्ज इस ब्रैकेट के ऊपर +3 होगा। तो अब मेरे पास अगर यहाँ पर +3 चार्ज है तो +3 का मतलब ये कि अमाइन ग्रुप का क्या चार्ज होगा। अमाइन अभी हमने पढ़ा ये न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अमाइन ग्रुप के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, तो जो आपके पास +3 चार्ज आ रहा है वो बेसिकली कोबाल्ट की वजह से आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर हेक्सा अमाइन का मतलब हेक्सा प्रीफिक्स 6 है, अमाइन आपके पास लीगेंड है, न्यूट्रल लीगेंड, कोबाल्ट आपके पास मेटल आयन है और 3 इसकी वैलेंसी है +3, और साथ में आपने क्लोराइड एंड में लिखा जो कि एनाइन है या नेगेटिव एलिमेंट है। तो ये तरीक़ेकार होता है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन कैटाइन हो। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर अमाइन ग्रुप 4 लगे हुए, क्लोराइड आपके पास 2 हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन O हम एंड में लगाते हैं तो 2 डाई क्लोरो, साथ में आपके पास अमाइन 4 हैं तो टेट्रा अमाइन, और आपके पास यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर वैलेंसी चेक करनी है और यहाँ पर क्लोराइड, तो क्योंकि एक क्लोरीन है इसका मतलब -1, और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर आपके पास +1 होगा। +1 का मतलब ये है कि अमाइन तो आपके पास न्यूट्रल हैं, क्लोरीन 2 हैं, इसका मतलब -2 इनके ऊपर चार्ज आएगा, और आपके पास क्रोमियम के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जांपल चार्ज +3 लेता हूँ तो ओवरऑल मेरे पास +3 - 2 = +1 चार्ज आएगा जो कि यहाँ पर आपके पास है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें पता चलता है कि आपके पास क्रोमियम के ऊपर +3 वैलेंसी है, +3 चार्ज है, तो यहाँ पर आपका डाई क्लोरो टेट्रा अमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड।
आपको सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास क्या वैलेंसी होगी, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर अगर ये सब्सटेंस है, इसके अंदर आप देखें तो 3 यहाँ पे इथाइलिन डाइअमाइन है, शॉर्ट फॉर्म आप EN से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए ट्रेस इथाइलिन डाइअमाइन, और क्योंकि आपके पास यह नाइट्रेट, एक नाइट्रेट की वैलेंसी -1 होती है, चार्ज इसके ऊपर -1 होता है, 3 का मतलब -3, तो ओवरऑल आपके पास +3 चार्ज होगा। क्योंकि आपका इथाइलिन डाइअमाइन एक तरह से न्यूट्रल सब्सटेंस है, आपके पास तो जो वैलेंसी है वो कोबाल्ट की है सारी की सारी, इसलिए कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। अब ये तो बात हो गई आपके कॉम्प्लेक्स आयन अगर कैटाइन है। अगर कॉम्प्लेक्स आयन्स न्यूट्रल हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये एक सब्सटेंस गिवन है और इस सब्सटेंस में आपको मालूम करना है कि क्या आपके पास इसका IUPAC नेम होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखते हैं कि ओवरऑल चार्ज क्योंकि 0 है, आप यहाँ पर कोई चार्ज नहीं मतलब 0 है, तो यहाँ पर आपके पास 4 क्लोरीन है, 2 अमाइन ग्रुप है और प्लेटिनियम 1 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे डाई अमाइन न्यूट्रल, फिर टेट्रा क्लोरो और एंड में आप लिखेंगे प्लेटिनियम। प्लेटिनियम के ऊपर वैलेंसी आप देखेंगे तो जाहिर है ये अमाइन वैलेंसी 0 रखता है, एक क्लोरीन का मतलब -1 तो 4 का मतलब -4, तो जाहिर है प्लेटिनियम की वैलेंसी +4 होगी। वजह उसकी है कि ओवरऑल चार्ज इसका 0 है। तो आपने यहाँ पर डाई अमाइन टेट्रा क्लोरो प्लेटिनियम और ब्रैकेट में आपने 4 लिखा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो और कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऊपर वैलेंसी +3 है क्योंकि आपका जो नाइट्रो ग्रुप है उसके ऊपर वैलेंसी -1 होती है, तो आपके पास 3 है तो -3 और कोबाल्ट की +3। तो ये तरीक़ेकार था आपका कॉम्प्लेक्स अगर आयन न्यूट्रल है। अब लास्ट आपका अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन आपके एनाइन है तब क्या होगा। तो क्योंकि हमें पता है, यहाँ पर एग्जांपल देखें, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, 3 का मतलब +3 चार्ज होगा। आपके पास यहाँ पर आयरन है और साथ में साइनाइड ग्रुप 6 लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव आयन की बात करेंगे, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे पोटेशियम, ये नहीं बताना कितने हैं, बस आपने लिखना है पोटेशियम। और उसके बाद आपका क्योंकि एनाइन है बेसिकली कॉम्प्लेक्स आयन, तो यहाँ पर 6 साइनाइड हैं इसलिए हेक्सासाइनो। और फेरेट यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं, फेरेट क्यों, आयरन क्यों नहीं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन एनाइन होगा तो हम लैटिन नेम यूज़ करेंगे और लैटिन नेम यहाँ पर फेरेट इस्तेमाल होता है, एंड में ATE लगता है। और साथ में इसकी वैलेंसी, क्योंकि आपके पास यहाँ +3 है, साइनाइड ग्रुप आपके पास होता है -1, 6 का मतलब -6, तो यहाँ पर फेरस की यानी कि फेरेट की +3 चार्ज अगर होगा तो +3 -6 इक्वल टू ओवरऑल इसके ऊपर -3 चार्ज होगा और एंड में आपके पास न्यूट्रल एलिमेंट आ जाएगा। ये IUPAC नेमिंग आपके पास काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, याद रहे हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे पास इधर ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, हम सिर्फ इसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, वरना अगर हम इसको पहली दफ़ा पढ़ रहे होते, क्लास में आपको पढ़ा रहा होता, तो यहाँ पर हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते, इतनी जल्दी इसको नहीं हम करते। तो बहरहाल नेक्स्ट भी इसी तरीके से इसको जल्दी से अब देखते हैं। पोटेशियम, हेक्सासाइनो, फेरेट, आपके पास यहाँ पर जो वैलेंसी है वो आपकी +2 है। इसी तरीके से पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रो, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की वैलेंसी भी यहाँ पर +3 है। ये सारा आपके पास टॉपिक था IUPAC नेमिंग ऑफ योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। यहाँ से आपके पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और आपके पास सिंपल सा काम है, इसके अंदर जितना आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स अब तक हमने पढ़े उन सबके कंपाउंड्स की बात होगी। तो सबसे पहले मेटलर्जी ऑफ कॉपर हमारा टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो कॉपर है ये दुनिया के अंदर, अर्थ के अंदर फ्री स्टेट में भी पाया जाता है एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। अब कंबाइंड स्टेट के अंदर हमारे पास ज़्यादातर ये सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स में से निकाला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स कॉपर के हमारे पास हैं, जैसे कि कॉपर पायराइट, केलोपायराइट, कैलोसाइट, मेलासाइट जो कि ग्रीन कलर का ओर है, इसी तरीके से अज्यूराइट ये आपका ब्लू कलर का है। ये सारे आपके ओर्स हैं कॉपर के इंपॉर्टेंट। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, आपका जो कॉपर है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़्यादातर सल्फाइड ओर से, जिसके अंदर अराउंड 6% कॉपर होता है। अब जो सल्फाइड ओर है इसको सबसे पहले तो हम रोस्ट करते हैं। रोस्ट का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ एयर प्रोड्यूस करते हैं हम, और फिर उसको ज़ाहिर गर्म करके रोस्टिंग, आपको पता है कि गर्म आप करेंगे, जिस तरह आप कोई भी फूड अपना रोस्ट करते हैं तो उसके लिए आप बेसिकली ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं और आप उसको विद द हेल्प ऑफ एयर करते हैं
इन द केस ऑफ कॉपर। और फिर उसके बाद आपने रोस्ट किया और उसको आपने लार्ज फ्लैट फर्नेस के ऊपर रखा, तो कुछ चेंजेस आपके पास यहाँ पर नज़र आती हैं, जैसे कि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फ़र बर्न होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड में, जितनी भी सल्फ़र है वो आपके सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा जो आयरन मौजूद होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, और जो आपका कॉपर है ये कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपका कॉपर का ओर है, ये आपने गर्म हवा के साथ रिएक्ट करवाया तो ये कन्वर्ट होगा कॉपर सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में। आप आयरन ऑक्साइड अलग कर लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड अलग कर लेंगे। अब आयरन ऑक्साइड को किस तरीके से अलग करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड तो चलें आपकी गैस है, लेकिन आयरन ऑक्साइड को कॉपर सल्फेट से अलग करने का तरीका ये है कि जो आपका रोस्टेड मटेरियल आया इसको आप पहले मिक्स करेंगे मिट्टी के साथ, सैंड के साथ, ताकि आपके पास जो आयरन है वो फेरस सिलिकेट में कन्वर्ट हो, और जब ये कन्वर्ट होगा तो एक स्लैग बना के देगा जो आपके सरफेस के ऊपर तैर रहा होगा। अब आपने जब इसको गर्म किया तो ज़ाहिर है मोल्टन आपके पास फॉर्म होगी, मोल्टन मेड ऑफ कॉपर आएगा आपके पास। जब ये मोल्टन फॉर्म में होगा तो आपका फ्लोट कर रहा होगा उस लिक्विड के ऊपर। आप क्या करेंगे, उस लिक्विड जो आपका आया है लिक्विड कॉपर मेड जिसमें आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड है, इसे आप अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड और सिलिका के साथ ऑक्सीडाइज करवाते हैं इन बेसिमर कन्वर्टर। बेसिमर कन्वर्टर कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब होता क्या है, आपने यहाँ पर मोल्टन फॉर्म में सब कुछ डाल दिया, यहाँ से एयर को इन करवाया, तो जितनी भी आपके पास यहाँ पर एयर आपने भेजी, आपका आयरन सल्फाइड कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड के अंदर और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। ये जो ओर के अंदर आपके पास आयरन सल्फाइड था, अब ये कन्वर्ट हुआ आयरन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये जो आपका आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरस ऑक्साइड था, ये मिट्टी के साथ रिएक्ट करेगा ताकि फेरस सिलिकेट बना के दें। और जो आपके पास एयर का ब्लास्ट आप कर रहे थे वो कन्वर्ट कर रहा था कॉपर सल्फाइड को पार्शली इनटू कॉपर ऑक्साइड, और फिर ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड से ताकि आपको मेटालिक कॉपर बना के दे इन द मोल्टन स्टेट। तो ये आपका एक बेसिकली प्रोसेस है पूरा कन्वर्ट करने का फ्रॉम इट्स ओर टू अ मेटल। यानी कि यहाँ पर आपने एक ओर लिया कॉपर का, इसको आपने गर्म हवा से ब्लास्ट किया तो ये कन्वर्ट हुआ कॉपर सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। और ये सारा प्रोसेस आपने यहाँ पर इस प्रोसेस में किया जिसको आप कह रहे हैं बेसिमर कन्वर्टर। इसके अंदर आप मिट्टी ऐड करवाते हैं इस रोस्टेड मटेरियल के अंदर ताकि आपके पास जितना भी ये आयरन ऑक्साइड था अब ये ब्रेक डाउन हो जाए आयरन ऑक्साइड इनटू फेरस सिलिकेट। तो आपका फेरस सिलिकेट अलग हो सकता है, आपके पास जो यहाँ पर कॉपर सल्फाइड आया था ये आपका कन्वर्ट होगा कॉपर ऑक्साइड में, और कॉपर ऑक्साइड फिर दोबारा रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फाइड से तो आपको कॉपर इन इट्स मोल्टन स्टेट दे देगा। रिएक्शन यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि आपका आयरन सल्फाइड एयर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ये आयरन ऑक्साइड फिर मिट्टी के साथ सिलिका के साथ आपका फेरस सिलिकेट बना के देता है, और आपके पास कॉपर सल्फाइड उसी एयर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ये कॉपर ऑक्साइड उसी जो आपके पास यहाँ पर गिवन था कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो कॉपर आया इसका नाम होता है ब्लिस्टर कॉपर। वजह उसकी ये है कि जब ये आपका सॉलिडिफाई किया जाता है तो आपकी कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस अंदर रह जाती है, और जब ये अंदर रह जाती है तो ज़ाहिर है ये बाहर निकलेगी। जब ये एस्केप करेगी तो आपके पास सरफेस पे ब्लिस्टर्स आएंगे। ब्लिस्टर ज़्यादातर आपने अगर कभी अपनी स्किन पे देखा हो, छाले निकल जाते हैं, उसे इंग्लिश में ब्लिस्टर भी कहते हैं। तो आपके पास उसी तरीके से जो सरफेस है कॉपर की उसमें दाग धब्बे नज़र आ रहे होते हैं, थोड़े से आपको उबाल नज़र आ रहे होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो अब आपके पास कॉपर आया है दैट इज़ 99% प्योर। आपका जो ब्लिस्टर कॉपर है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादातर आयरन की होती हैं, लेकिन कुछ अमाउंट बहुत थोड़ी मिकदार में आर्सेनिक, जिंक, लेड, सिल्फर, गोल्ड इसकी भी मौजूद होती हैं। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 99% प्योर कॉपर आ गया, लेकिन फिर भी ये कॉपर हमारे पास सूटेबल नहीं है फॉर इलेक्ट्रिक वर्क, इस वजह से हमें इसको फर्दर रिफ़ाइन करना पड़ता है। और फर्दर रिफ़ाइन करने के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ़ाइनिंग ऑफ कॉपर। अब कॉपर को रिफ़ाइन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आप क्या करते हैं, आप एक ब्लॉक लेते हैं ब्लिस्टर कॉपर का, उसको एज अ एनोड इस्तेमाल करते हैं, और एक बहुत ही बारीक थिन शीट लेते हैं प्योर कॉपर की, उसे एज अ कैथोड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बर्तन लेता हूँ उसके अंदर लेट्स से मेरी कैथोड और एनोड अलग अलग हैं,
तो यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सी शीट ली और एक बहुत ही बड़ा सा ब्लॉक लिया। ये जो ब्लॉक आपके पास है ये ब्लिस्टर कॉपर का है। इसको आप एज अ एनोड इस्तेमाल करते हैं यानी बैटरी के पॉजिटिव चार्ज, और जो थिन शीट है उसको एज अ कैथोड इस्तेमाल करते हैं यानी कि बैटरी के नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करते हैं। अभी जो शीट है आपकी कैथोड की, इसको आप कोट करते हैं विद ग्रेफाइट ताकि आप इसको बाद में बआसानी रिमूव कर सकें जो भी आपका कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बनाते हैं अपने कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और वहाँ पे करंट 1.3 एम्पेयर्स का आप भेजते हैं ताकि आपकी इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो और आपके पास जो कॉपर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है कैथोड में। ये जो आपका ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल अभी ये इतने साइज़ का था, फिर ये आपका ब्रेक होता है, साइज़ इसका छोटा होता है और छोटा होते होते एक वक्त ऐसा आता है कि ये आपका कन्वर्ट एक बिल्कुल बारीक से ब्लॉक में हो जाता है। जितना भी आपका कॉपर है वो सारा का सारा इस सोल्यूशन में ब्रेक डाउन होता है और ट्रैवल करके इस शीट के ऊपर एक्यूमुलेट होता है। ये शीट आपकी बाद में एक पूरा ब्लॉक बन जाती है। तो यही सारी चीज़ें आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस में हो रही होती हैं। जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि ब्लिस्टर कॉपर में थी, वो सारी की सारी डिज़ोल्व हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं और एज अ स्लज आपकी यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं, जिसको हम एनोड मड भी कहते हैं। आपकी एनोड के अंदर से इम्प्योरिटी सारी इस सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर गिरती है और जाहिर है क्योंकि आपकी इम्प्योरिटीज़ है इलेक्ट्रोलिसिस में तो सेम आपका एलिमेंट चाहिए, तो जितने भी आयरन, आर्सेनिक, जिंक वगैरह दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नीचे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर मिट्टी बन के बैठ जाते हैं। अब रिएक्शन क्या हो रहा है, ये जो आपका ब्लिस्टर कॉपर है यहाँ पर मौजूद है, ये आपके कॉपर आयन में कन्वर्ट होता है बाय लूसिंग इज 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और फिर ये जो आयन है ये आपके कैथोड के पास जाता है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैथोड के साथ अटैच हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इस तरीके से आपके पास जो शुरू में एक बारीक सी थिन लेयर थी, अब वो थोड़े वक्त के बाद एक पूरा प्रॉपर ब्लॉक बन चुका है और यहाँ से जो आपके पास कॉपर आया इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू वो 100% प्योर कॉपर आता है। तो ये आपके पास पूरा टॉपिक था कॉपर का। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज़ केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं, बाय डिजॉल्विंग सिल्वर मेटल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब आप इसको सिल्वर मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो आपको सिल्वर नाइट्रेट मिलेगा, साथ में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर, ये बाय प्रोडक्ट भी मिलेंगे। अब क्योंकि आपने ये सोल्यूशन के अंदर बनाया है तो जब आप इसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो आपके पास कुछ क्रिस्टल्स इस तरह से आते हैं कि एक तो लॉन्ग क्रिस्टल होते हैं, स्टिक्स की तरह आपको नज़र आते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से कि सिल्वर नाइट्रेट आपके पास सॉल्युबल इन वाटर है, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि थाइल अल्कोहल, पायरिडीन वगैरह। इसके अलावा ये डिकम्पोज होता है 450 डिग्री सेल्सियस में और आपको साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकाल के देता है और पीछे आपके पास सिल्वर एज अ मेटल रह जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ये करता है और अगर हमें कभी सिल्वर चाहिए तो हम इसी तरीके से सिल्वर को निकालते हैं। इसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट पहले अनस्टेबल सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे आप अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो कि अनस्टेबल है और फिर थोड़े वक्त के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू डार्क ब्राउन सिल्वर ऑक्साइड और आपके पास यहाँ पर इस तरीके से सिल्वर ऑक्साइड भी हमें मिल जाता है। और नेक्स्ट इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये अमोनिया के साथ पानी के अंदर अगर अमोनिया आप डिज़ोल्व करते हैं और फिर आप सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर डाल दें तो आपके पास ये आपस में पहले प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा ऑफ सिल्वर ऑक्साइड और फिर उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट में आपने डिज़ोल्व किया होगा अपने सिल्वर को तो आपके पास एक नया कंपाउंड मिलेगा जिसको आप कहते हैं सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। इसका यूपीएससी ने होता है डाई अमाइन सिल्वर नाइट्रेट। तो आपके यहाँ पर डाई अमाइन सिल्वर नाइट्रेट एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब जो सिल्वर नाइट्रेट है ये प्रोड्यूस करता है ब्लैक स्पॉट्स जब भी ये कांटेक्ट में आता है किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आपकी स्किन या सेल्यूलोज। जितनी भी सिल्वर की ज्वेलरीज हैं अगर उसको ज़्यादा पहना जाए तो उसके अंदर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूजेस क्या है। सिल्वर नाइट्रेट आपका लैब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एज अ रीजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स। आप अपने हैलाइड की डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है सिल्वर क्लोराइड के, जब ये क्लोरीन आइंस को आप डिटेक्ट करना चाहेंगे
इसी तरीके से लाइट येलो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड इस्तेमाल करेंगे विद ब्रोमीन आइंस, एंड सिमिलरली येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे सिल्वर आयोडाइड के विद आयोडीन आइंस। और इसके अलावा ये आपके पास वाइडली यूज़ किया जाता है इन फोटोग्राफी एंड मेडिसिन। तो ये सारे इसकी इंपॉर्टेंस या यूजेस थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ये आपके पास क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट दोनों इसी के नाम है। इसको हम मजीद कहते हैं ब्लू विट्रियोल या ब्लू स्टोन। और इसको बनाने का तरीका ये है कि आप अपने मेटालिक कॉपर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपके पास कॉपर सल्फेट बन जाता है। और इसके अलावा ये तो एक तरीका था, इसके अलावा आप इसको प्रिपेयर करते हैं बाय डिसॉल्विंग कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और बाद में उसको क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट उस तरह से भी मिल जाएगा। एंड में आपका जो सोल्यूशन उसको क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइज करने का तरीका आपको पता है, स्लो इवेपोरेशन आप करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉपर सल्फेट आया ये आपके पास क्रिस्टलाइन होता है, ब्लू कलर का होता है, और जब आप इसको हीट करते हैं तो जितना भी इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो 5H2O लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये स्लोली चेंज हो जाता है फ्रॉम कलर टू कलरलेस, और कलरलेस को जाहिर है उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गए तो एनहाइड्रस फॉर्म में ये मौजूद होता है। अराउंड 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप हीट करें तो आपके पास ये क्रिस्टल कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर, जो कि ब्लू कलर से वाइट कलर में चेंज हो जाता है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट आपके पास हाईली सॉल्युबल इन वाटर है लेकिन अल्कोहल के अंदर इनसॉल्युबल है, और ये आपके पास प्रेसिपिटेट करता है स्मॉल क्रिस्टल अगर आप इसको एक्वस सोल्यूशन में ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। यानी कि अगर आप पानी के अंदर कॉपर सल्फेट डाल दें तो वहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उसी पानी के सोल्यूशन के अंदर आप इथाइल अल्कोहल ऐड कर दें तो आप उस सोल्यूशन में आपके पास यहाँ पर कॉपर सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये आपके पास आयोडीन को प्रेसिपिटेट करता है वाइट क्यूप्रस आयोडाइड की फॉर्म में, जो आप इसको ऐड करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के अंदर। तो कॉपर सल्फेट को पोटेशियम आयोडाइड में अगर आप ऐड करवा दें, सोल्यूशन बना दें, तो आपके पास यहाँ पर आयोडीन के और कॉपर आयोडाइड के वाइट प्रेसिपिटेशन नज़र आती है। तो बहरहाल आपके पास ये एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर सल्फेट आपको पेल ब्लू जेलेटिनस प्रेसिपिटेट निकाल के देगा ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो जेलेटिनस का मतलब जेली टाइप आपके पास होता है, और वो बाद में आपका डिजॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी इन एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस अमोनिया, यानी कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड जिसे आप कहते हैं, एक्वस अमोनिया है बेसिकली। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आप इसको ऐड करवाएंगे तो ये बहुत जल्दी ये डिजॉल्व हो जाएगा। जो जेलेटिनस प्रेसिपिटेट्स आपके आए हैं ये अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है और आपको डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स क्यूप्रस अमोनिकल सोल्यूशन बना के देता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट अमोनिया अगर पानी के साथ आप मिक्स कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में तो आपको क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और अगर एक्सेस अमाउंट में आप इसको करेंगे तो आपको क्यूप्रिक टेट्रा अमाइन सोल्यूशन मिलेगा। तो IUPAC नेम अगर देखें तो टेट्रा अमाइन है और साथ में आपका कॉपर है, तो क्यूप्रिक टेट्रा अमाइन सोल्यूशन आपको मिलता है। अब इसके यूजेस क्या हैं? कॉपर सल्फेट आपका इस्तेमाल किया जाता है इन कॉपर प्लेटिंग, इलेक्ट्रिकल आपके पास सर्किट्स के अंदर, सेल्स के अंदर, और इसी तरीके से और भी दीगर आपके पास है, मेकिंग ग्रीन पिगमेंट्स, मॉडर्न इन डाइज, और आपके पास विद मिल्क लाइम टू किल फंगस एंड मोल्ड, ये सारे इसके यूजेस हैं। तो ये तो आपके पास टॉपिक था कॉपर सल्फेट का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पोटेशियम क्रोमेट। अब पोटेशियम क्रोमेट आपके पास किस तरीके से बनाया जा सकता है? आप क्या करते हैं, आप हीट करते हैं अपने मिक्सचर को, पाउडर क्रोमाइट और जो आपने लिया उसे विद पोटेशियम कार्बोनेट एयर के साथ। तो ये आपका ओर है, इसको आपने पोटेशियम कार्बोनेट को और हवा के साथ, एयर के साथ आपने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो आपको यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट मिल गया। इसके अलावा आप इसको मज़ीद इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय बॉइलिंग क्रोमियम ऑक्साइड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन वाटर। यानी कि आप अपने यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन वाटर को, इन सबको आपस में ऐड करें तो आपके पास एक येलो सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्रिस्टलाइज करें, यानी कि एवेपोरेशन कर दें, आपके पास क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी और आपको पोटेशियम क्रोमेट यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। पोटेशियम क्रोमेट आपके पास लेमन येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आपके पास सॉल्युबल इन वाटर है और आपको येलो कलर का सोल्यूशन बना के देता है।
ये जो आपका येलो कलर का पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन है ये चेंज हो जाता है फ्रॉम येलो टू रेड ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड। जैसे कि आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवा दें तो वहां पर आपके पास यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन मिलते हैं। आपके पास ये जो क्रोमेट आयन है ये कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट आयन में, तो अपना कलर भी चेंज कर देता है फ्रॉम येलो टू रेड। ये तो छोटा सा टॉपिक था पोटेशियम क्रोमेट का। इसी से रिलेटेड आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके पास जिस तरह पोटेशियम क्रोमेट था, अब वहां पर एक और क्रोमियम आयन लगा दें तो आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट एक नया सब्सटेंस आ जाता है। तो ये बनता बेसिकली पोटेशियम क्रोमेट से ही है। आप क्या करते हैं, आप एक अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवा देते हैं इनटू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको आप क्रिस्टलाइज करते हैं एवेपोरेशन के थ्रू, और आपको एंड में पोटेशियम क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में फॉर्म होके मिल जाता है। ये तो एक प्रिपरेशन थी। इसके अलावा भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट को कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिक्स करवाएंगे। तो आपके पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये लेस सॉल्युबल होने की वजह से बाद में सेपरेट आउट हो जाएगा। जो सोल्यूशन आपके पास आएगा वो ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है बाय द एक्शन ऑफ सैचुरेटेड पोटेशियम डाइक्रोमेट विद पोटेशियम क्लोराइड। तो सिंपली अगर रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन के बाद आपको NaCl सोडियम क्लोराइड मिला, ये तो आपके पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, ये अलग हो जाता है, और बाद में आप अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को अलग कर लेते हैं। ये दो आपके पास प्रिपरेशन टेक्निक्स थी। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। ये मॉडरेटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। मॉडरेटली का मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच में दरमियाना। और ये मजीद आपका ऑरेंज कलर का होता है इस सोल्यूशन के अंदर। ये जो आपका कलर है ये चेंज हो जाता है फ्रॉम ऑरेंज टू येलो ऑन द एडिशन ऑफ अल्कलीज। वजह उसकी क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। आप अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को किसी अल्कली के साथ, फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटेशियम क्रोमेट में ये आपको कन्वर्ट करके देगा, और आपके पास ये जो ऑरेंज कलर था अभी कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में। इसके अलावा मज़ीद अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो आपके पास अगर सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड एसिड को आप ऐड करवाते हैं टू अ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट तो आपके रेड क्रिस्टल्स ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड मिलते हैं, और वो आप बाद में सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको क्रोमिक ऑक्साइड के क्रिस्टल्स मिल गए। ये इसके अलावा एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज कर देता है आपके आयरन को, फेरस सॉल्ट को, टू फेरिक सॉल्ट। फेरस की वैलेंसी +2 होती है, फेरिक की वैलेंसी +3 होती है, और इसके साथ साथ ये लिबरेट करता है आयोडीन फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर कुछ आपका रिएक्शन इस तरीके से, आयरन सल्फेट आपके पास है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपने ऐड करवाया सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डाइल्यूट है उसके साथ। तो अब यहाँ पर जो आयरन आपका फेरस था ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। आप इसकी वैलेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी वैलेंसी +2 है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी +3 है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपको आयोडीन अलग करके दे देगा। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा अगर आप इसको हीट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को विद सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो ये आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स देता है ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये क्रोमाइल क्लोराइड आपके पास इस तरीके से फॉर्म होता है। ये तो इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके इंपॉर्टेंस यूजेस पे बात करते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फेरस आयरन। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन करना चाह रहे हैं फेरस आयरन की तो उसमें एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसके अलावा इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रोमियम कंपाउंड, जैसे कि आपके पास क्रोम एलम, क्रोम येलो, क्रोम रेड, ये आपके क्रोमियम कंपाउंड्स हैं, इसके प्रिपरेशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे कंपाउंड्स आप यूज़ करते हैं एज अ पिगमेंट जो कि आपके पास बाद में कलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए, इथाइल एल्कोहल्स हो गए। ये सारे आपके पास इसके इंपॉर्टेंस या यूजेस हैं। और ये आपका टॉपिक था पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से मिलता है, आप क्या करते हैं, लार्ज स्केल में अगर उसको प्रोड्यूस करना है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेते हैं, इसको आप फ्यूज़ करते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ताकि आपको ग्रीन कलर का पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाए। तो सिंपली आपने मैग्नीज ऑक्साइड को लिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एयर की प्रेजेंस में ऐड करवाया,
रिएक्ट करवाने पर आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया। ये आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट का तरीका है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट को आप मज़ीद इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप क्या करें, पोटेशियम मैंगनेट को एक्सट्रैक्ट करवा दें विद वाटर और उस सोल्यूशन को फिर आप ट्रीट करवाएं विद या तो क्लोरीन या ओजोन, ताकि आपके पास जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आए वो पोटेशियम परमैंगनेट आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास पोटेशियम मैंगनेट है, इसको मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट मिल रहा है। या मैं आपके पोटेशियम मैंगनेट को रिएक्ट करवा रहा हूँ ओजोन के साथ तो आपके पास यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट मिल रहा है। ज़्यादा हम क्लोरीन से भी आपका काम करते हैं, ओजोन महंगी है इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हम इस्तेमाल करते, लेकिन बहरहाल ये कुछ तरीके थे प्रिपरेशन के। अब यहाँ पर एक और प्रिपरेशन भी आपको गिवन है। पोटेशियम परमैंगनेट को आप मज़ीद इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि पोटेशियम मैंगनेट की इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा के निकाल लें। फॉर एग्जांपल आपके पास पोटेशियम मैंगनेट है, आपने वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवाया तो आपके पास यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट हुआ, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी मिल गई। ये प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन का था जिसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट बनाया। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। आप यहाँ पर अपने घर में भी इसको इस्तेमाल कभी ना कभी करते होंगे। तो मैग्नीज आपका एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी प्रॉपर्टी भी बात करते हैं, ये डीप पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये बहुत ही जल्दी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है गिविंग डीप पिंक कलर। तो कभी अगर आपके घर में गंदा मिट्टी वाला पानी आ जाए तो आप इसको भी डाल के साफ कर लेते हैं, और अगर कभी आपने इसको डाला हो तो नलके से आपका पिंक कलर का पानी आ रहा होता है। इसके अलावा अगर इसको गर्म करें तो ये लिबरेट करता है ऑक्सीजन और फॉर्म करता है पोटेशियम मैग्नेट, साथ ही साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड भी। तो हीट करने पर अगर पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलता है, साथ ही आपको ऑक्सीजन भी मिलती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही है इस वजह से आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस इन एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल सोल्यूशन। आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसी वजह से आप इसको इन तीनों सोल्यूशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। एसिडिक सोल्यूशन के अंदर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट में जो परमैंगनेट आयन है ये हमारे काम को बहुत है। वजह उसकी है कि ये एक्सेप्ट करता है 5 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मैग्नीज आयन। और इसी तरीके से अगर अल्कलाइन सोल्यूशन या न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करें तो ये उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। किस तरीके से, यहाँ पर अगर देखूं तो मेरे पास मैग्नीज की वैलेंसी +7 है, आपके पास 4 ऑक्सीजन है, एक की -2 होती है, इसका मतलब -8, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पर माइनस इस वजह से आया। ये आपके पास मैग्नीज +7 से 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद +2 वैलेंसी पे आ गया। तो क्योंकि इसकी वैलेंसी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, और इसी तरीके से अगर बेसिक या न्यूट्रल मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी +7 है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जब इसने मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाया तो अब इस वक्त इसकी वैलेंसी +4 है। तो जो भी एलिमेंट अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी है कि आपके पास ये पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज करता है फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में, आपके पास नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में, इसी तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन, ये सारे आपके पास एसिडिक मीडियम में कन्वर्जन होती है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे सारी इक्वेशंस आपको दी हुई हैं कि आपके पास आयरन है, फेरस है, इसको फेरिक में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, आपके पास यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर, एंड सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन के अंदर ये कन्वर्ट करता है। ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो आपके एसिडिक मीडियम में बात हो रही थी। अब अगर न्यूट्रल या अल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम के ऊपर बात करें अगर, तो पोटेशियम परमैंगनेट में आपके पास यहाँ पर परमैंगनेट ऑक्सीडाइज करता है पोटेशियम आयोडाइड को इनटू पोटेशियम आयोडेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन, और ख़ुद अपने आप को रिड्यूस कर लेता है मैग्नीज डाइऑक्साइड में। तो अगर अल्कलाइन मीडियम की बात करूं तो आपके पास यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है, ये आपके पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा और पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके आपको पोटेशियम आयोडेट बना के देगा। इसी तरीके से आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको ऑक्सीजन बना के देगा। तो यहाँ पर आपके पास ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपके पास ये एज अ डिसइंफेक्टेंट भी काम करता है। तो यहाँ तक आपके पास ये सारे एलिमेंट्स से, कंपाउंड्स से जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन और उसकी प्रिवेंशन क्या होगी। अब कोरोजन यानी कि जंग, सबको पता है क्या है।
और ये हमारे पास एक हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है किसी भी मेटल के ऊपर। आपके पास ये होता क्यों है? क्योंकि एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर हमें मिलता है या किसी भी आपके केमिकल एजेंट के एक्सपोजर पे आपके पास जो मेटल मटेरियल है वो कोरोड होना शुरू होता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब जितने भी हमारे मेटल्स हैं सिवाय नोबल मेटल्स के, जो कि आपके पास सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम वगैरह हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी मेटल्स हैं ये ज़्यादातर आपके पास कोरोजन क्रिएट करते हैं, कोरोड हो जाते हैं, इनके पास टेंडेंसी है टू कोरोड। अब ये डिफरेंट रेट्स पे होते हैं, आपके पास डिपेंड करता है कि आपने कितना टाइम उसको एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज किया है, या उसको पानी में आपने कितना जाने दिया है, कितनी देर पानी में रखा, या किसी भी दूसरे रिएक्टिव लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आप लेके आए, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आयरन की बात करूँ, लोहा है, ये ब्राउन फ्लेकी सरफेस जिसको हम रस्ट कहते हैं वो इसके ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से कॉपर सरफेसेस जो हैं, यानी कॉपर मेटल आपके पास, ये अपनी सरफेस को कवर कर लेता है विद लेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस। कभी अगर आपने बैटरी के ऊपर सॉल्ट देखा हो तो वहाँ पर टर्मिनल्स पे कुछ ग्रीन कलर का सॉल्ट आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास जो सेल्स हैं विच आर मेड अप ऑफ जिंक, इनके ऊपर वाइट पाउडर डिपॉजिट हो जाता है इनकी सरफेस के ऊपर, जो कि बाद में आपके पास सेल के अंदर सुराख कर देता है और आपका जो जिंक का केस है वो ख़राब हो जाता है, होल्स आ जाते हैं उसके अंदर। आपने लोहे को देखा हुआ है, सरिया सबने देखा होगा कभी ना कभी, तो आपने बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी। तो पहले वो बिल्कुल ब्लैक या आपके पास डार्क ग्रे कलर का होता है, लेकिन अगर बारिश हो जाए या ज़्यादा टाइम वो एटमॉस्फेयर में पड़ा रह जाए तो उसके ऊपर ऑरेंज या लाइट ब्राउन, ब्राउनी फ्लेक्स कलर के आपके पास कुछ ना कुछ उसके अंदर जंक मटेरियल आपको नज़र आता है। बेसिकली वो जो रस्ट है वो हम कहते हैं कि ये आपका सब्सटेंस कोरोड हो गया, इस पर कोरोजन आ गई है। अब ज़्यादातर आपके पास जो कोरोजन है अगर एटमॉस्फेयर की वजह से हो तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक कोरोजन, और जब आपके पास कोरोजन हो बिकॉज ऑफ अ लिक्विड तो आपके पास उस कोरोजन को हम कहते हैं कोरोजन इन लिक्विड हो गया। और इसी तरीके से आपके डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो कोरोड होते हैं डिफरेंट रेट्स पे, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स हैं, ये आपके पास जल्दी से फॉरन एक्सपोजर टू एयर में कोरोड हो जाते हैं। टार्निश मतलब एकदम से कोरोड हो जाते हैं, एकदम से आपके पास रिएक्शन कर लेते हैं। कैल्शियम आपके पास क्विकली कोरोड होता है, आयरन आपके पास थोड़ा स्लोली कोरोड होता है, और टिन, लेड, कॉपर, ये आपके जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही देर से कोरोड होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं, रेजिस्टेंट हैं कोरोजन के। और अगर हम पुरानी चीज़ों को देखें, पुराने डाटा को देखें, तो हमें नज़र आता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कि आपके पास जो कोरोजन है ये बेसिकली 1/5 ऑफ आयरन, अगर आयरन की बात करूं उसमें अगर हम आयरन 5 टुकड़े लेते हैं लेट सपोज, तो एक टुकड़ा हमारे इस्तेमाल में एनुअली लॉस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। और वजह उसकी ये है कि हमारे पास जो आयरन है वो आपके एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करता है और इस वजह से आपकी कोरोजन होती है। इसके अलावा जो आयरन है ये आपके पास बहुत ही जल्दी अपनी स्ट्रेंथ लूज़ कर देता है, जो आयरन स्ट्रक्चर है आपका उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे आयरन, स्टील, ये आपके ऐसे मेटल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम भी ज़्यादा है, कोरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं टू प्रिवेंट द कोरोजन, कुछ यहाँ पर आपकी किताब में डिस्कस किए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड है कि आप प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन है या स्टील है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम कोरोजन, तो आप क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे विद अनदर मेटल एज इन गैल्वेनाइज्ड आयरन, जैसे आपके गैल्वेनाइज्ड आयरन में होती है। गैल्वेनाइज्ड आयरन कभी अगर आपने देखा हो तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आयरन को कवर कर देते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं जिंक की या टिन की, इसे हम जिंक प्लेटिंग या टिन प्लेटिंग भी कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर टिन कवर्ड या जिंक कवर्ड आयरन को गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है। ये एक मेथड है कि आप प्रोटेक्टिव मेटल की कोटिंग कर दें, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल आप कोट कर दें। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप क्या करते हैं, नोबल मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं, आप अपना कोई भी बेस मेटल लें, उसके ऊपर आप नोबल मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करवा दें, आपका जो भी मेटल है उसके ऊपर। इसी तरीके से आपके पास थर्ड मेथड है अलॉइंग ऑफ मेटल्स। आप क्या करते हैं, आप अपने दो मेटल्स लेते हैं, एक आपके पास बेस मेटल कहलाता है जिसके ऊपर आपने दूसरे मेटल को ऐड करवाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। आप क्या करते हैं, सिंपली एक मेटल लेते हैं, उसके साथ एक दूसरा मेटल लेते हैं, आप एक मेटल लेते हैं जिस पे जंक लग जाता है फ़ौरन से, जिसके अंदर रिएक्शन फ़ौरन हो जाता है, और दूसरा मेटल आप लेते हैं जैसे कि नोबल मेटल हो कोई,
आप उन दोनों को आपस में एक दूसरे के मिक्स करवा देते हैं बाय हीटिंग, और फिर आपके पास एलॉय फॉर्म हो जाता है। और ये जो एलॉय फॉर्मेशन होती है वो आपके पास अब ज़्यादा लंबे अरसे तक चलती है। जैसे कि आपका एक सब्सटेंस है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपका एलॉय है आयरन, क्रोमियम और निकल का। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय। एलॉय बनाने के तरीके ये कि आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स लेते हैं। आयरन क्योंकि जल्दी कोरोजन कर लेता है तो आप दूसरे मेटल्स को ऐड करवाते हैं, ताकि आपके पास जो अब नया सब्सटेंस आया वो आपके पास अब कोरोड कम होगा, यानी कि देर से होता वो भी है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे तक वो नहीं होता। तो ये तो तीन आपके पास मेथड थे। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर गिवन है कोटिंग विद नॉन मेटालिक मटीरियल्स। आप यहाँ पर नॉन मेटालिक मटीरियल से कोट कर देते हैं अपने मेटल्स को। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक मेटल लिया आयरन, उसके ऊपर आपने कोरोजन ना हो इस वजह से एक नॉन मेटालिक मटेरियल लिया, जैसे कि आपके पेंट्स, ऑयल्स, ग्रीस, ये सारी चीज़ें आपने ली, इनको पेंट कर दिया। आप अपने घर में अगर फॉर एग्जांपल लोहे का गेट लगाते हैं तो उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। पेंट करके होता क्या है, जो आपका गेट था लोहे का अब वो कोरोड नहीं होगा, वो जंग नहीं खाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरीके से सीढ़ियों की ग्रिल होती है, उसके ऊपर भी आप पेंट करते हैं और एक अरसे बाद आपको दोबारा पेंट करना पड़ जाता है। वजह उसकी है कि आपके एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक वो कोटिंग चलती है, उसके बाद वो कोटिंग भी ख़राब हो जाती है, डिटोनेट होती है, आपके उखड़ना शुरू हो जाती है। तो ये सारा आपके पास टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? ये जो आपकी टर्म स्टेनलेस स्टील है ये आपके पास यूज़ की जाती है आयरन बेस्ड अलॉयज़ के लिए। इसके अंदर आपके पास कोरोजन से रेजिस्टेंस काफ़ी होती है। ये आपके पास बनता है अभी जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया बाय द एडिशन ऑफ क्रोमियम और निकल इन स्टील। आप क्या करते हैं, क्रोमियम और निकल दोनों को स्टील के अंदर ऐड कर दें। स्टील बेसिकली क्या है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर। आप उसके अंदर इन डिफरेंट मेटल्स को ऐड करवाते हैं तो आपके पास एक नया सब्सटेंस आ जाता है, एलॉय आ जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। अब आपकी जो स्टेनलेस स्टील है उसको तीन मेन टाइप्स में ब्रेक डाउन किया हुआ है और इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं कि आपका बेस मेटल कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल एक स्टेनलेस स्टील है जिसके अंदर 13% क्रोमियम होता है और 0.1 से 0.4% तक कार्बन होता है। एक और स्टेनलेस स्टील है जिसमें 17% क्रोमियम, 2% निकल है। और तीसरी टाइप आपकी है स्टेनलेस स्टील की जिसमें 18% क्रोमियम और 6% निकल होता है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी ये टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील हैं ये सारे के सारे कोरोजन रेजिस्टेंट अलॉय हैं और आपके पास ये ऑक्सीडाइजेबल हैं सिर्फ स्लाइट डिग्री तक, स्लाइट एक्सटेंट तक। आपके पास यहाँ पर जो ऑक्साइड की लेयर है बहुत फाइन फिल्म ऑक्साइड की फॉर्म होती है इन सरफेस के ऊपर, इन मटेरियल के सरफेस के ऊपर, और वो आपके पास जो अंदर की सरफेस है उसको फर्दर कोरोजन से बचाती है, रेजिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक मेटल है, इसके ऊपर आपके पास ये एक लेयर बन गई। अब इस लेयर के बाद नीचे आपके पास फर्दर लेयर नहीं बन सकती, नीचे फर्दर पेनिट्रेशन नहीं हो सकती। और ये जो आपकी कोटिंग है ऑक्साइड की ये इतनी फाइन, इतनी बारीक है, इतनी आपके पास थिन है कि आपके पास जो कलर है वो वही रहता है, आपका कलर चेंज नहीं होता बेसिक मटेरियल का, और आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आता। आपको लगता है कि यहाँ पर आपके पास कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई आपके पास लेयर नहीं बन रही। आपके घर में जो चम्मच कांटे वगैरह हैं स्टेनलेस स्टील के अगर वो हैं तो आपके पास कलर उसका कभी आपको चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा, ऑल्दो उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेयर आ चुकी है ऑक्साइड की, लेकिन वो इतनी बारीक है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नज़र नहीं आती। ये जो आपका स्टेनलेस स्टील है ये ज़्यादातर आपका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, कटलरी, आपके बर्तन वगैरह, आपके पास आर्टिकल्स फॉर डेकोरेशन, आप डेकोरेशन पीस जितने भी इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत ही अनलिमिटेड है, आप जितनी जहां इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ये वहां इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बेसिक सा आपका टॉपिक था कोरोजन का और उसकी प्रिवेंशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। अभी जो टर्म है सिल्वरिंग ऑफ मिरर, इसके अंदर ये जो सिल्वरिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, बेसिकली आप यहाँ पर मिरर बना रहे हैं, शीशा बना रहे हैं। तो आपके पास ये किस तरीके से बनता था पुराने ज़माने में? पहले आपके पास ये बनता था फ्रॉम द कोटिंग ऑफ एन अमलगम। अमलगम क्या है? एक एलॉय है टिन और मरकरी का, आप इसको ग्लास के ऊपर फैलाते हैं तो आपका जो ग्लास है उसके ऊपर ये आपका सिल्वर चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ अ मिरर शो हो रही होती है। ये था पुराना मेथड, आप अमलगम बनाते थे, टिन और मरकरी का एक एलॉय है
उसका मिक्सचर बनाते थे, उसको आप ग्लास के ऊपर सरफेस के ऊपर फैलाते थे और जो आपका सिल्वर है वो चिपक जाता था और आपके पास इस तरीके से एक शीशे का थोड़ा सा आपका रिजेम्बलेंस आ रही होती थी। लेकिन अब आपके पास क्या होता है, नाउ डेज अब हम प्योर सिल्वर मेटल को डिपॉजिट करवाते हैं ऑन द ग्लास बाय रिडक्शन इंस्टेड ऑफ ओल्ड अमेलगमेशन प्रोसेस। आपके पास अमेलगमेशन जो प्रोसेस पुराना हुआ करता था उसको अब हम छोड़ चुके हैं। अब हम नए जदीद दौर के मुताबिक प्योर सिल्वर मेटल लेते हैं और उसको डिपॉजिट करवाते हैं ग्लास के ऊपर बाय द रिडक्शन प्रोसेस। अभी जो आपका सिल्वरिंग ऑफ मिरर है ये ओरिजिनली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम लेबिक था। 1938 में इन्होंने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके हीट किया था एल्डिहाइड को विद अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को आप एल्डिहाइड के साथ जब हीट करेंगे, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी, जिस तरह हमारे पास सिंपल ग्लास ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर इन्होंने ये रिएक्शन किया था और फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ब्रिलियंट डिपॉजिट ऑफ मेटालिक सिल्वर यहाँ पर नज़र आया ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। तो फॉर एग्जांपल आपकी टेस्ट ट्यूब थी फॉर एग्जांपल इस तरीके की, उसकी सरफेस पे यहाँ पर आपको एक नज़र आया शीशे की तरह का कुछ मटेरियल। तो उन्होंने यहाँ पर फिर कहा कि आपके पास ये एक शीशा बन गया है और फिर इसका नाम रखा गया सिल्वरिंग ऑफ मिरर। इसका मेथड क्या है अब उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक क्लीन ग्लास शीट लेते हैं विद अमोनिया और उसे फिर आप वाइप करते हैं विद अ वेट कैमोइस। ये कैमोइस आपके पास बेसिकली कपड़ा है, बहुत ही आपका फाइन क्वालिटी का होता है, सॉफ्ट सा होता है। आप अपने ग्लास शीट को अमोनिया से साफ़ करते हैं, वाइप करते हैं। फिर उसके बाद आप एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर आपको पता है उस वाटर कहते हैं जिसमें सिर्फ H2O होता है। इसके अंदर 100% प्योर वाटर है, आपका कोई मिनरल ऐड नहीं, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है। तो बहरहाल आप ये सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद आप डाइल्यूट एक्वस अमोनिया स्लोली उसके अंदर ऐड करते हैं। तब तक ऐड करते हैं जब तक आपके पास ब्राउन प्रेसिपिटेट्स नहीं नज़र आना शुरू हो जाते सिल्वर ऑक्साइड के, और यहाँ पर आपके पास एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अब उसके बाद आप एक दूसरा बीकर लेते हैं, उसमें आप एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसे आप कहते हैं रोशल सॉल्ट, जिसका एक्चुअल नाम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। इसको पानी के अंदर आप प्रिपेयर करते हैं। ये जो सोल्यूशन आपके पास आया इसको आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कहते हैं। अब जब आपके पास ये सोल्यूशन आया इसको आप ऐड करवाते हैं ग्लूकोज के अंदर और ये ग्लूकोज एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और फिर इमीडिएटली आप इसको पोर कर देते हैं, इसको उलट देते हैं, डाल देते हैं इस सोल्यूशन को ऑन द मिडल ऑफ द ग्लास, जिसको आपने सिल्वर बनाना है यानी सिल्वरिंग ऑफ मिरर करनी है। फिर क्या होगा, जब आपने सेंटर में स्प्रेड किया तो आपके पास ये ओवरऑल जो सरफेस है वहाँ पे फैलेगा ग्लास शीट के ऊपर और आपका जो रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन ये फ़ौरन से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन ज़रा देखते हैं। आपका सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सोल्यूशन के अंदर आपने ऐड किया तो आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल गए। ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपने दोबारा अमोनिकल सोल्यूशन जो आपका है इसके अंदर ऐड किया तो आपको डायअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये एक सब्सटेंस मिला। इस सब्सटेंस को आप ब्रेक डाउन करते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड मिलता है। जाहिर है आपके पास ये एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस है, आपके पास ये अभी कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ। कंप्लीट रिएक्शन जब होता है तो आपको डार्क कलर का सब्सटेंस मिलता है जो कि आपका सिल्वर ऑक्साइड है। ये सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट करवाते हैं आप ग्लूकोज के साथ तो आपको सिल्वर अलग होके मिल जाता है और यही सिल्वर आपका अब उस ग्लास शीट के ऊपर अटैच हो जाता है, उस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और अब जो आपको शीशा मिलता है वो बेसिकली एक्चुअल में शीशा ही है जो आपके घरों में भी लगा हुआ है। तो ये पूरा आपका टॉपिक था सिल्वरिंग ऑफ मिरर का। इसका एक सब टॉपिक है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी भी कुछ इसी तरीके से आपके पास होती है। अब यहाँ पर तो आजकल के दौर में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, हमें अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। लेकिन पुराने ज़माने में जब ये मोबाइल फ़ोन्स कैमरा वगैरह नहीं थे तो आपके पास टेक्नोलॉजी डिफरेंट हुआ करती थी और डिफरेंट तरीके से लोग तस्वीर खींचा करते थे, तस्वीर बनाया करते थे। तो यहाँ पर अगर आपका सवाल है कि अब हम इसको क्यों पढ़ें, टेक्नोलॉजी तो ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसको पढ़ना चाहिए। आप उसको भी पढ़ें लेकिन जो बेसिक्स हैं आप उसको नहीं छोड़ सकते। आपको पता होना चाहिए कि पहले किस तरीके से ये चीज़ थी और उसी चीज़ को रीइनोवेट करके आप यहाँ आज कैसे पहुँचे। तो वो सारी नॉलेज आपके पास होना बेहतर है, ना हो तो कोई मसला भी नहीं है। तो बहरहाल चलते हैं फोटोग्राफी के ऊपर। आपके पास फोटोग्राफी सिंपली इज़ अ आर्ट ऑफ डेवलपिंग अ पिक्चर। आपके पास जो फोटोग्राफी है ये बेसिकली एक आर्ट है
और ये पहले फोटोग्राफिक प्लेट्स होती थी या उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म्स कहते थे। इसके ऊपर ये ड्रॉ होती थी, जो कि कैमरा पुराने ज़माने का ड्रॉ करता था, तस्वीर खींचता था। अब ये होता किस तरह से था, आपकी जो लाइट है वो इस फिल्म के ऊपर एक्सपोज होती थी और फिर एक तस्वीर आपको नज़र आती थी, उसको आप कहते थे इस प्रोसेस को फोटोग्राफी। अभी जो हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म या प्लेट्स होती हैं, ये कंसिस्ट करती हैं एक इमल्जन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। इसे आप सस्पेंड करते हैं इन अ जेलेटिन कोटेड टू अ सेलुलस एसीटेट शीट। एक सेलुलस एसीटेट शीट है जिसको आपने जेलेटिन कोटेड किया हुआ है और उसके ऊपर आपने इमल्जन ऐड किया है, आपने सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का इमल्जन बना के इस सेलुलोस एसीटेट शीट के ऊपर, जिसके ऊपर जेलेटिन कोटेड की थी, उसके ऊपर आपने ये इमल्जन ऐड किया। तो बेसिकली सिंपल एक शीट है, उसके ऊपर आपने कोटिंग की जेलेटिन की ताकि आपके पास जो शीट है वो भी सिक्योर है, और उसके ऊपर आपने इमल्जन, ये मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड कर दिया। इस तरीके से आपके पास एक फोटोग्राफिक फिल्म आई या प्लेट आई। अब जो आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है यहाँ पर, ये बहुत सेंसिटिव है टू लाइट और ये आपका फोटो केमिकल चेंज की तरफ जाता है, डिकम्पोजिशन की तरफ जाता है जब आपके पास लाइट इसके ऊपर पड़ती है। इसी के साथ साथ सल्फर यहाँ पर आपके पास जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है जेलेटिन का, और ये इंक्रीज कर देता है सेंसिटिविटी सिल्वर ब्रोमाइड की। तो हर चीज़ का अपना एक पर्पज़ है यहाँ पे। जब आपकी लाइट एक्सपोज होती है अप टू सम एक्सटेंट, तो आपके जो ग्रेन्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड हैं, आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड एज अ इमल्जन हमने इस्तेमाल किया था फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ये अंडरगो करता है रिडक्शन, और आपके पास रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है मेटालिक सिल्वर में। उसके बाद आप फिर ये जो फिल्म है, अब क्योंकि सिल्वर उस पर डिपोजिट हो गया, रिड्यूस हो गया, इसको आप बाद में डेवलप करते हैं बाय ऑर्गेनिक रिडक्शन एजेंट्स, जैसे कि आपके पास मेटल हाइड्रोक्विनोन या पायरोगैलॉल हो गया। ये आपके कहलाते हैं डेवलपर्स। आपके पुराने ज़माने में जो तस्वीर होती थी वो ऐसा नहीं था कि आपने एक क्लिक की और आपको वो तस्वीर नज़र आ रही है। पहले आप तस्वीर खींचते थे, फिर आप उसको डेवलप करते थे कई घंटों बाद जाके, और फिर उसको ड्राई करने के बाद आपकी तस्वीर एक्चुअल फॉर्म में आती थी, उसमें कलर्स आते थे। तो बहरहाल आप ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपका डेवलपर्स हैं ये रिड्यूस करते हैं और आपका जो सेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड है इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिल्वर मेटल में। और जो आपके पास अनसेंसिटाइज सिल्वर ब्रोमाइड थे, ज़ाहिर है पूरी सरफेस तो आपकी इस्तेमाल नहीं हुई, पूरी आपकी लाइट पूरी सरफेस पे तो नहीं पड़ रही थी। जो अनसेंसिटाइज यानी अनटच सिल्वर ब्रोमाइड थे वो आपके पास रिमेन होते हैं अनचेंज, आपके एज इट इज़ रह जाते हैं। और इस टेक्निक की मदद से जो आपकी डेवलप्ड फिल्म आपकी रिप्रोड्यूस हो रही है, ये एक पैटर्न नज़र आता है लाइट का, और वो जो लाइट आपकी एक्सपोज हुई थी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक हिस्सा है, एक फिल्म है, इसमें मेरे पास ये डिफरेंट जगहों पर लाइट एक्सपोज हुई, तो मेरे पास सिर्फ ये डिफरेंट जगहों पर जहाँ लाइट एक्सपोज हुई है सिर्फ उसी का पैटर्न मुझे नज़र आएगा, उसी की फिल्म नज़र आएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक इंसान है जिसको आपने खींचा है और इंसान की तस्वीर यहाँ पर आपको बनते हुए नज़र आ रही है, तो ये बाकी एरिया अनएक्सपोज्ड है, ये आपके पास अनटच है, तो यहाँ पर पैटर्न नज़र नहीं आएगा। जो आपका हिस्सा एक्सपोज्ड है लाइट का, सिर्फ वही आपके पास पैटर्न नज़र आएगा और वहाँ पर आपके पास एक तस्वीर बन जाएगी। और ये जो आपकी फिल्म है इसको हम कहते हैं नेगेटिव। वजह उसकी ये है कि आपके पास ये ब्लैक एंड काली हो जाती है मेटालिक सिल्वर की वजह से, जहाँ जहाँ लाइट आपकी इमेज की पड़ रही होती है। जहाँ पर आपकी इमेज की लाइट पड़ी वहाँ पर आपके पास इंटेंस जगह हो गई, यानी वहाँ पर आपके पास डार्क जगह हो गई, और बाकी जहाँ लाइट नहीं पड़ी वो आपके पास जगह डार्क नहीं हुई। तो इस तरीके से आप इसको नेगेटिव कहते हैं। आपकी नेगेटिव जो फिल्म होती है उसको आप डेवलप करते हैं बाद में, और फिर उसके बाद आपको एक तरह से प्रोडक्ट मिलता है जो कि एंड में आपको रिजल्ट तस्वीर की फॉर्म में मिलता है। तो अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर हुआ करता था पुराने ज़माने में, तो बहुत ही आसान है, एक तस्वीर खींचें, एक क्लिक करें, आपके पास तस्वीर खींच गई। प्रिंटर अब इतने आसान हो गए हैं, आप प्रिंट करें वो पूरी पूरी तस्वीर प्रिंट हो जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, एक पूरी इसके पीछे साइंस हुआ करती थी। अभी जो हमारे पास नेगेटिव फिल्म आई है इसको हमें सही करना है, इसको फिक्स करना है, तो आप क्या करते हैं, इसको आप डुबोते हैं फिक्सिंग बाथ में, जिसके अंदर सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मौजूद होता है, और उसको आप इस सोल्यूशन को हाइपो भी कहते हैं। ये क्या करता है, रिमूव करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ अनडेवलप्ड सिल्वर सॉल्ट, जो कि आपके पास सॉल्युबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड में। तो ये आपका सोडियम थायोसल्फेट इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप हाइपो भी कहते हैं, ताकि आपके पास जो अनडेवलप्ड सिल्वर सॉल्ट था ये अब आपका रिएक्ट करके फॉर्म करके दे सॉल्युबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स में।
कुछ रिएक्शन आपके पास इस तरीके से, और जब आपके पास ये रिएक्शन हो जाता है तो एक पॉजिटिव प्रिंट आप जनरेट कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग फोटोग्राफिक पेपर, जिसमें आपके पास कोट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड इमल्जन पहले से मौजूद होता है। तो आपके पास एक सिंपल सी नेगेटिव प्लेट थी जिसमें आपकी तस्वीर आई, इसको आपने पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एक्सपोज करवाया सेम प्रोसेस से, और आपके पास जो लाइट अब पास हो रही है थ्रू द सुपर इम्पोज नेगेटिव प्रिंट, यहाँ से आपकी लाइट पास हुई और वो लाइट इस प्लेट के ऊपर, इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एक्सपोज होती है। अभी जो पेपर एक्सपोज हुआ है इसको आप फाइनली डेवलप करते हैं और आपके पास यहाँ पर एक तस्वीर जो इधर थी वो बनना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी फिल्म आपकी इतनी सी थी, आप इसको एक बड़े से पेज के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो जिस इंसान ने आज तक ये प्रोसेस देखा ही नहीं है, आज तक उसने पुराने कैमरा जिसके अंदर फोटोग्राफिक फिल्म डलती थी वो प्रोसेस देखा ही नहीं है, तो आपको ये टॉपिक समझ आना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पे जाएं, पहले आप वो प्रोसेस देखें कि होता क्या था, फिर आप इस टॉपिक को पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, फिर आपको साइंस समझ आएगी। अगर आपने बचपन से, जब से पैदा हुए तब से सिर्फ और सिर्फ आपने एक बटन क्लिक किया और आपकी तस्वीर खिंच गई, तो आपको ये टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। इसके लिए आपको पुराना कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। तो बेहतर है कि आप इसको पहले देखें, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, और फिर उसके बाद हम आगे इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका टिन प्लेटिंग। अब टिन प्लेटिंग क्या है? टिन प्लेटिंग इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ कोट ऑफ मेटालिक टिन ऑन बेसर मेटल। बेसर मेटल का मतलब जो आपके पास एक्चुअल मेटल है जिसके ऊपर आपने प्लेटिंग करनी है, उसे आप बेसर मेटल कहते हैं। ये एक आर्ट है, आप क्या करते हैं, सिंपल कोटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर, ये आपके पास दो ऐसे मेटल हैं जिसको आपने प्रोटेक्ट करना है, और आप इसको प्रोटेक्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये कोरोड हो जाते हैं और ये पॉइजन हो जाते हैं। तो आप सिंपली क्या करते हैं, टिन की प्लेटिंग कर देते हैं इन मेटल्स के ऊपर। तो टिन प्लेटेड आयरन शीट्स की अगर बात करूँ, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं फॉर मेकिंग कुकिंग ऑयल कंटेनर्स, या आपके पास ये जितने भी टाइप ऑफ कंटेनर्स हैं उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। इसके अलावा जो आपकी हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हैं कॉपर या ब्रास की, ये भी आपके पास प्रोटेक्ट की जाती हैं फ्रॉम पॉइजनिंग बाय टिन प्लेटिंग। आपके ये मेटल्स पॉइजन हो जाते हैं, आपके ये जंग तो एक अलग चीज़ है, पॉइजन का मतलब ये टूटना शुरू हो जाते हैं, इसमें दूसरा मेटल, दूसरा सब्सटेंस, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो इनके ऊपर आके अक्यूमुलेट होता है और इसको खाना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं पॉइजनिंग। तो ये जो आपके पास मटेरियल्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, इनको आप प्रोटेक्ट करते हैं बाय टिन प्लेटिंग। अभी जो प्रोसेस है आपका टिन प्लेटिंग है, जिसको आप टिनिंग भी कहते हैं, ये आपके पास या तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मेथड दोनों से आप कर सकते हैं। तो अगर हम मैकेनिकल प्रोसेस की बात करें तो आपके पास जो आयरन शीट्स या माइल्ड स्टील की आपके पास शीट्स हैं, इसको सबसे पहले तो आप थॉरली क्लीन करते हैं बाय डिपिंग इन वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप कर देते हैं और फिर उसके बाद जो आपकी ऑक्साइड फिल्म होती है वो आपकी रिमूव हो जाती है। अब जो आपकी ये ऑक्साइड फिल्म रिमूव हो गई तो शीट्स जो हैं इनको आप दोबारा वॉश करते हैं विद वाटर, और फिर उनको ड्राई करने के बाद आप इसको डिप कर देते हैं इन द बाथ कंटेनिंग मोल्टन टिन। यानी कि एक बर्तन लिया, उसके अंदर आपने पहले से टिन मोल्टन फॉर्म में रख दिया, और साफ़ सुथरा करने के बाद आपने पानी से इसको क्लीन करने के बाद, खुश्क करने के बाद जो शीट्स आई आयरन या आपकी स्टील की, इनको डिप कर दिया टिन के अंदर, मोल्टन टिन के अंदर। फिर उसके बाद आप ये जो शीट्स हैं इनको रोल करते हैं ताकि जो आपके सुपरफ्लोरस टिन है, यानी कि जो आपके पास इजाफी इसके ऊपर टिन चिपक गया है, उसे रोल करने से आप सारी निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद जो आपके पास अब सब्सटेंस आया वो टिन प्लेटेड हो चुका होता है। ये तो एक तरीका था। इसके अलावा आपके पास जो कॉपर है या ब्रास यूटेंसिल्स हैं, जितने भी कॉपर और ब्रास यूटेंसिल्स हैं, इनको आप पहले हीट करते हैं, फिर उसके बाद उसको रब करते हैं विद सम क्वांटिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ताकि आपके पास जो ऑक्साइड फिल्म है आपके ब्रास और कॉपर के ऊपर वो आपकी निकले। उस पर फिर आप थोड़ी मिकदार में टिन मेटल को रब करते हैं ओवर द हॉट सरफेस, और फिर दोबारा थोड़े से अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड को स्प्रिंकल करने के बाद जो सरफेस है यूटेंसिल्स की, इनको पॉलिश करते हैं विद अ रैग। रैग आपका जिस तरह रेगमाल होता है, बेसिकली वो रैग ही है। जब तक आपके पास यूनिफॉर्म लेयर ऑफ टिन नहीं आ जाती तब तक आप उसको सरफेस को पॉलिश करते रहते हैं। ये आपके पास सारे मैकेनिकल प्रोसेसेस थे, मैकेनिकल मेथड थे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के ऊपर। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप क्या करते हैं, आयरन शीट्स को पहले क्लीन करते हैं, फिर वॉश करते हैं और फिर ड्राई करते हैं, उसी तरीके जिस तरह आपने मैकेनिकल प्रोसेस में किया था,
और फिर आप उसको डुबो देते हैं एक बाथ में जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपने स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर बनाया, उसके अंदर आपने अपनी आयरन शीट को डुबो दिया, सस्पेंड कर दिया। और फिर जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस है वो आपके पास प्योर टिन एज अ एनोड इस्तेमाल किया जाता है, और आयरन शीट जो आपने धो के साफ सुथरा करके रखी वो एज अ कैथोड आप इस्तेमाल करते हैं। और जब आप उसके अंदर करंट पास करवाएंगे इस बाथ के अंदर, तो जो टिन है, स्टेनस क्लोराइड का मतलब ये टिन बेसिकली है, ये टिन आपका स्टार्ट होता है डिपॉजिटिंग ऑन द आयरन शीट्स। आपके पास जितना अमाउंट आप ऐड करवाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप उसमें करंट पास करवा दें, और आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर आपका टिन उतना ज़्यादा होना चाहिए। तो जो आपकी आयरन शीट्स थी ये टिंड हो जाती है, यानी टिन प्लेटिंग हो जाती है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो दो मेथड है, एक मैकेनिकल प्रोसेस, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में आप मैकेनिकली काम करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं सब्सटेंस को, आप उसको डुबो रहे हैं, कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं और अपने कैथोड और एनोड बना रहे हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, टिन प्लेटिंग। ये चैप्टर वैसे तो टॉपिक इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है और आसान भी है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि टेक्निकल हो, आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड करते हैं। उम्मीद तो है कि आपको सारा क्लियर हुआ होगा, सारा मैंने काफ़ी डिटेल में इसको समझाया है। लेकिन अगर आपने इसको पहले से नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस चैप्टर को पहले डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि हमारा ये रिवीजन लेक्चर होता है। ये जितनी भी सीरीज़ मेरी हैं ये सारी रिवीजन सीरीज़ हैं। इसके अंदर मैं कोई चीज़ आपको नए सिरे से नहीं पढ़ा रहा। इसमें आपको अगर नए सिरे से पढ़ना है तो आपको काफ़ी डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। तो कोशिश तो यही थी कि सारे टॉपिक्स हम डिटेल में कवर करें, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ट्रबल हो रही हो, कुछ आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।